हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए हम गायनी को बिल्कुल निचोड़ कर, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, एकदम इकट्ठा करके, मिनिमम से मिनिमम पेजेस के अंदर, मिनिमम से मिनिमम क्लास के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सारी को निचोड़ कर आपको 3 या 4 क्लासों में परोस देंगे। मतलब कि मैक्सिमम 3 या 3.5 घंटे में पूरी की पूरी गायनी आपकी कवर कर देंगे। इतना टाइम तो आपको रिवीजन में भी क्या है 5 से 7 घंटे लग जाते होंगे, लेकिन हम आपके लिए गायनी बिल्कुल 3 से 3.5 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी गायनी कवर कर देंगे। तो लाडलो शुरू करते हैं। देखो अपने को टाइम बिल्कुल गंवाना है नहीं, तो लाडलो इसमें है ना, अपन ने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन ने क्या किया, गायनी के इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। तो आपने अगर ये गायनी की जो अपन नोट्स बना रहे हैं, जो 3 क्लासें बनेंगी, वो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आपका लगभग पूरा का पूरा गायनी का कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या उसके बाद में आपने एक रिवीजन कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आपको एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, इतने मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो लाडलो बिना समय गवाए अपन क्या करते हैं, गायनी आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अंत तक आपको वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे रखे हैं कि बेटा जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और लाडलो एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, आपने बाद में देखी क्लास की, गुरुजी क्लास हमने बाद में देखी, आपने ये चीज बता रखी थी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, इसीलिए पहले ही कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल एक भी जगह आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तभी सारी की सारी चीजें आपको बातें पता लग पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो लाड लो, अब शुरू करते हैं अपन गायनेकोलॉजी। जय बजरंग बली का नाम लेके स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो सबसे पहले आता है मादा जनन तंत्र किससे विकसित होता है। तो बेटा ये होता है पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट। बेटा जिसने इस पढ़ रखी है ना, वो साथ साथ क्या करो, इसका रिवीजन कर लो, फटाफट फटाफट रिवीजन कराऊंगा। देखो मैं एक तरीके से आपको एक तरीके से क्वेश्चन वाइज बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन टाइप में अपन ने पूरी ये गायनी कवर कर रखी है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट से होता है, और नर जनन तंत्र किससे होता है, मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट। ठीक है, तो बेटा ये पैरामीजो और मीजो में कंफ्यूजन मत होना भाई, मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट से होता है नर जनन तंत्र का निर्माण होता है, और जो पैरामीजोनेफ्रिक और मुलेरियन डक्ट बोलते हैं उससे क्या होता है, मादा जनन तंत्र। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है वो, कि गार्डनर डक्ट या कैनाल ऑफ गार्डनर किस से बनता है, या किस भाग को बोलते हैं। तो बेटा जो वुल्फियन डक्ट होती है ना, जिससे नर जनन तंत्र का निर्माण होता है, अगर वो अवशेषी भाग रह जाए, उसका उसका जो अवशेषी भाग रहता है ना, क्योंकि ये किसके अंदर पाया जाता है, वुल्फियन डक्ट या मिजोनेफ्रिक डक्ट, बेटा ये पाई जाती है नर के अंदर पूर्ण विकसित रूप में। मादा के अंदर क्या होती है, ये अवशेषी होती है। तो जो अवशेषी भाग होता है ना मादा के अंदर इसका, उसको क्या बोल देते हैं अपने, गार्डनर डक्ट। अगला चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा अंडाशय के अंदर, कि कौन से जानवर में किस टाइप का अंडाशय पाया जाता है। तो बेटा भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मतलब कह लो कि रूमंती जानवर। ठीक है, अरे जो कच्चा बादाम है ना, उसके आकार का जो बादाम है ना, उसके आकार का क्या होता है, अंडाशय होता है। किस किस में, भेड़ में, बकरी में, गाय में और भैंस के अंदर। घोड़ी के अंदर सेम के बीज का होता है। ठीक है, तो घोड़ी के अंदर कैसा होता है, सेम के आकार का। बेटा जो बीन आता है ना, बीन, सेम बीन आती है, अरे जो क्या कहते हैं, राजमा कहते हैं उसको, राजमा चावल खाते हो ना, तो उसका राजमा का जैसा होता है, तो घोड़ी में सेव जैसा सेम के आकार का होता है। अगला क्या है, मुर्गी, सुअरी और कुतिया। बेटा इसमें ध्यान क्या रखना आपको, कि एक से ज्यादा बच्चे देती है, तो एक से ज्यादा बच्चे देती है तो क्या होता है, एक से ज्यादा फॉलिकल, मतलब एक से ज्यादा अंडे निकलेंगे, एक से ज्यादा अंडे बनेंगे, और एक से ज्यादा अंडे बनेंगे तो क्या होगा, मतलब उस पूरी ओवरी के ऊपर अंडे अंडे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंगूर के गुच्छे जैसा दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अंगूर के गुच्छे के समान होता है। और ऊँटनी का कैसा होता है बेटा, अंडाकार। तो ये चारों, ये क्या है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, तो लाड लो, अगली चीज है मुर्गी में जो अंडाशय है, मुर्गी में बायां अंडाशय, तो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कि मुर्गी में कौन सा अंडाशय विकसित होता है, बायां अंडाशय, दायां अंडाशय, दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, बायां अंडाशय तो विकसित होता है, दायां तो क्या होता है, अविकसित होता है। मतलब दाएं से कोई अंडा नहीं बनता, सिर्फ बायां अंडाशय ही अंडा बनाता है। ठीक है,
अगला क्या है बेटा, देखो अपने क्वेश्चन की टाइप में समझो। तुम तो ऐसे सोच लो कि क्या कह रहे हैं अपने गायनी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तुम तो ये बात मान लो, दिमाग में ये बैठा लो। तो देखो रिवीजन का रिवीजन हो रहा है, और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे एग्जाम में उस तरीके से भी आपको सारा बताएंगे। अगला क्या है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ओव्यूलेशन फोसा किसके अंदर मिलता है, तो आप क्या कर दोगे, घोड़ी में मिलता है। लेकिन बेटा ओवेरियन बर्सा, ठीक है, देखो फोसा अलग चीज होती है और बर्सा अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। बोलो गुरु जी क्या फर्क होता है, तो बेटा कुतिया के अंदर क्या होता है कि जो अंडाशय होता है ना, एक पेरिटोनियम पाउच के अंदर गिरा होता है, उसको बोलते हैं अपन ओवेरियन बर्सा बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ओव्यूलेशन फोसा पूछ ले, फोसा होता है एक छेद जहां से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है घोड़ी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फोसा, तो वो तो घोड़ी में होता है। और ओवेरियन बर्सा होता है वो कहाँ होता है, कुतिया के अंदर होता है। बोले ठीक है गुरुजी। अब क्या है, अंडोत्सर्ग की बात करते हैं। तो बेटा घोड़ी के अंदर, कुतिया के अंदर प्राइमरी ऊसैट अवस्था में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, कि प्राथमिक ऊसैट अवस्था में अंडोत्सर्ग किन जानवरों में होता है, तो घोड़ी और कुतिया में प्राथमिक ऊसैट में होता है। इसके अलावा जितने भी बच गए, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअरी, जितने भी बच गए ना जानवर, ठीक है, उनके अंदर द्वितीयक ऊसैट अवस्था के अंदर होगा, ठीक है। अब बोलो गुरुजी ये बात तो ठीक है, ये देखो एक तरीके से क्वेश्चन ही तो हो गए लाड लो, ये सारे क्वेश्चन ही हो गए ऐसे मान लो तुम। अगला क्या है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, ठीक है, अंडोत्सर्ग का आधार पर जानवरों को विभाजित करते हैं ना, तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं बेटा जिनमें अंडोत्सर्ग समागम के बाद में होता है, उनको क्या बोल देंगे अपन, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब कैसे बेटा, जब वो सेक्स करेंगे ना तो वहां क्या होता है, पीछे एक तरीके से सेंसर मान लो तुम तो, ठीक है, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो वो एक्टिव होंगी तभी अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को अपन इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग समागम के पश्चात होता है, तो वो कौन से हैं, रैबिट, कैट और कैमल। आरसीसी बोल देता है, आरसीसी पड़ती है ना छतवाड़ी, तो उसमें रैबिट, कैट और कैमल। अगला क्या है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर में क्या है कि ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए कोई समागम की आवश्यकता नहीं होती भाई, इनमें तो क्या है, अंडोत्सर्ग होगा ही होगा, चाहे इनमें समागम हो या नहीं हो। तो वो कौन कौन से हैं, तो बेटा इन रैबिट, कैट और कैमल को छोड़ दो, बाकी सारे ही क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो आप सिर्फ इंड्यूस्ड भी पता कर रख लोगे ना, याद रख लोगे ना कि रैबिट, कैट और कैमल, तो इसके अलावा सारे ही क्या है, स्पॉन्टेनियस, तो बाकियों को इनको याद रखने की चाहिए, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अगला क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, कि जानवरों में निषेचन का स्थान कौन सा है, तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ये सीधा का सीधा ऐसा कैसे एग्जाम में उठ किया जाएगा। लेकिन अगर पूछ लें पक्षियों में, ठीक है, जानवरों में तो सब ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी सब में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, लेकिन पक्षियों के अंदर बेटा इनफंडिबुलम भाग के अंदर होता है। तीन भाग होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो इसमें जो इनफंडिबुलम भाग होता है उसके अंदर ही हो जाता है पक्षियों में। बोलो गुरु जी बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बाईपार्टाइट गर्भाशय किस जानवर में पाया जाता है, तो बेटा बाईपार्टाइट यूट्रस पाया जाता है घोड़ी के अंदर। अब कहोगे गुरुजी बाईपार्टाइट क्या होता है, तो बेटा अगर हॉर्न है ना, हॉर्न का तुलना में जो बॉडी है ना उसकी साइज बड़ी हो, हॉर्न तो छोटे और बॉडी हो बड़ी, तो उसको बाईपार्टाइट बोलते हैं, तो वो तो होता है घोड़ी के अंदर। एग्जाम में देखो इधर तो क्या है, ये बाईपार्टाइट गर्भाशय तो क्या है, क्वेश्चन हो गया और सामने लिखा हुआ आंसर, तो बताओ एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हो गया ना, आपको इसे रट पूरा लंबा रटने की जरूरत नहीं है कि ये वो फलान दिगड़, नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल आपको शॉर्ट स्वीट है, ये इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके सामने आंसर लिखा हुआ है। अगला क्या हो गया, बाइकोर्नुएट। तो बाइकोर्नुएट के अंदर क्या हो गया, बाइकोर्नुएट किसकी, पहली बात तो होता क्या है कि जिसकी बॉडी क्या है, छोटी होती है और हॉर्न बड़े होते हैं, कि बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना। तो सुअरी, गाय और ऊंटनी, इन तीनों के अंदर क्या होता है, बाइकोर्नुएट गर्भाशय पाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, डुप्लेक्स गर्भाशय। तो डुप्लेक्स क्या होता है बेटा, जिसमें दो तो बॉडी हो, दो हॉर्न हो, दो ही सर्विक्स हो। अरे डुप्लेक्स नहीं होता क्या, डुप्लेक्स का मतलब दो ही हो गया, हर चीज दो दो होगी, बॉडी भी दो होगी, हॉर्न भी दो होंगे, सर्विक्स भी दो होंगी खरगोश के अंदर। और अगला से आखिरी बच गया, वी आकृति नुमा गर्भाशय किसके अंदर मिलता है, तो बेटा कुतिया के अंदर क्या होता है, वी आकृति नुमा गर्भाशय मिलता है, ठीक है। तो ये देखो सारे मैं कह रहा हूं ना, अरे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है लाडलो, बिल्कुल छांट के लेके आया हूं आपके लिए, बिल्कुल मेहनत करके, ठीक है, मैंने फुल टाइम दिया इस चीज को और फिर आपके लिए चीज बना के लाया हूं मैं, ताकि मेरे लाडलों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। जिसने अभी भी ढंग से नहीं किया ना, आप साथ साथ एक बार पढ़ लेगा, इसके बाद में रिवीजन कर लेगा ना, जिसको गाय ठीक नहीं हो रही उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इतना मैं आपसे वादा करता हूं भाई, ठीक है। अब देखो
मध्य, पहला क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा, मध्य चक्र की अवस्थाएं कितनी अवस्था होती हैं, 4, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। ठीक है। अब बेटा प्रोइस्ट्रस और ईस्ट्रस को तो बोलते हैं फोलिकुलर अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, फोलिकल का निर्माण होता है। ठीक है। और मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल अवस्था, क्योंकि क्या होता है बेटा, ईस्ट्रस के अंदर अंडोत्सर्ग हो जाता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, वो कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। इसीलिए ये दोनों ये स्टेप है ना, इनको तो क्या बोल देंगे, यहाँ कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है इसलिए ल्यूटियल बोल देंगे, और इन पहली दोनों के अंदर क्या होता है, फोलिकल का निर्माण होता है इसलिए फोलिकुलर अवस्था बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सी फोलिकुलर अवस्था है, या आ जाएगा निम्न में से कौन सी ल्यूटियल अवस्था है, तो कर दोगे ठीक है आप। दूसरा क्या है बेटा, गाय के अंदर तो कितने दिन, 3 दिन का होता है ये प्रोइस्ट्रस। ठीक है। जो ईस्ट्रस है वो 12 से 24 घंटे का होता है, मेटिस्ट्रस 3 से 5 दिन का होता है, और डाइस्ट्रस 13 दिन का होता है बेटा। ठीक है। अब देखो कुतिया के अंदर है ना, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कुतिया के अंदर। बोलो गुरुजी कुतिया के अंदर क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कि बेटा कुतिया के अंदर क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये अनुपस्थित होता है बेटा यहाँ पे। ठीक है। मेटिस्टस अवस्था तो कुतिया में होती ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, क्या कि ईस्टस जो मेटिस्टस अवस्था है किस जानवर में अनुपस्थित होती है, तो बेटा कुतिया के अंदर क्या होती है, वो अनुपस्थित होती है। ठीक है। और बाकी क्या है, प्रोइस्टस भी कुतिया के अंदर 9 दिन का होता है, ईस्टस भी 9 दिन का होता है, और मेटिस्टस अवस्था तो होती नहीं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ईस्टस या प्रोइस्टस के बारे में पूछ लेंगे, कुतिया में कितने दिन का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया लाडलो, कि मेटिस्टस अवस्था अनुपस्थित होती है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन हो गया एक टक से सही। तो लाडलो पर आगे बढ़ते हैं। बेटा सभी जानवरों में क्या होता है, जो अंडोत्सर्ग होगा वो सभी जानवरों में ईस्ट्रस अवस्था में होता है, लेकिन बेटा एक अपवाद है इसका। बोलो गुरुजी इसका अपवाद क्या है, तो बेटा गाय है ना, उस गाय के अंदर क्या होता है, मैट ईस्ट्रस अवस्था में होता है। तो बेटा ये क्या होता है, ये ऐसी चीजें क्या करती हैं, एग्जाम में अपन जल्दीबाजी चक्कर में गलत कर देते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, सभी जानवरों में ईस्टस अवस्था में नहीं होता, सिर्फ आपको क्या रखना है, बस एक गाय याद रखना है। गाय में कब होता है, मैट ईस्टस अवस्था में। कब, जब ईस्टस अवस्था समाप्त हो जाएगी ना, उसके 12 से 24 घंटे बाद। अरे तुम तो सीधा याद रख लो यार, कि जैसे ईस्टस अवस्था खत्म हुई उसके 1 दिन बाद हो जाएगा, तो 1 दिन तक मतलब 1 दिन के अंदर अंदर, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है। बोलो गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है। अपन अगला चलते हैं। आप पूछेंगे बेटा मध्य चक्र की लंबाई पूछ सकते हैं। तो बेटा इन तीन में तो देखो सेम ही है, गाय सूअर घोड़ी, तो इनको तो आपको बस तीनों को याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गाय सुअरी और घोड़ी के अंदर 21-21 दिन है। अब देखो फर्क कहाँ रहा है, ऊँटनी में होता है बेटा 23 दिन। ठीक है। बेटा ऊँटनी की साइज बड़ी है तो इसके अंदर क्या है, तुम ऐसे याद रख सकते हो बेटा कि मध्य चक्र क्या है, लंबा हो जाएगा, साइज बढ़ी है तो मध्य चक्र भी लंबा हो जाएगा। भेड़ है, भेड़ में बेटा 17 दिन है, तो इसीलिए देखो बेटा ये 21 दिन वाले तो आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें कन्फ्यूजन मत होना। भेड़ में 17 दिन होता है, बकरी में 19 से 20 दिन, कुतिया में तो 6 से 7 माह होता है, तो इसकी तो टेंशन है ही नहीं, कुतिया की तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं इसको, तो 6 से 7 महीना तो आराम से याद रह जाएगा। ये तो कन्फ्यूजन होगा अपने को इन तीन में तो आप इनको ध्यान रखना कि ऊँटनी में 23 दिन, भेड़ में 17 दिन, बकरी में 19 से 20 दिन। अरे लाडलो कही करे बोलो जी बहुत फास्ट चल रहे हो, अरे बेटा अब ये टाइम ही ऐसा है, अब यहाँ भी स्लो चलेंगे ना, अरे तो फिर सिलेबस हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि जितने टाइम में आप खुद रिवीजन करो ना, उतने टाइम में मैं आपको शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना उसी तरीके से, कि क्वेश्चन वाइज तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी गाय नहीं पढ़ा दूं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए। अरे मेरे को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ, मेरे लाडलो को अगर ये चीज़ें याद हो जाती तो मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाडलो। ठीक है। तो अब देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको एंड तक पूरी वीडियो देखनी है बेटा। ठीक है। और अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक सबको शेयर करनी है, सबको अपने स्टेटस पे लगाना है वीडियो का लिंक। ठीक है। जब ये वीडियो आप देख लो उसके बाद अपने स्टेटस पे लगाना है सबको। ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कि बोले गुरुजी ये तो सारे याद है मैं, तो बेटा तभी तो इसलिए फटाफट पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि क्या हो जाए, फटाफट रिवीजन हो जाए आपका, 2-3 घंटे में पूरी गाय नहीं कंप्लीट। ठीक है। तो प्रोइस्टस ब्लीडिंग किस में होती है बेटा, कुतिया के अंदर होती है। ठीक है। और ईस्टस से पहले ही हो जाती है ब्लीडिंग। अरे बेटा जब अपन उसके अंदर एआई कर देते हैं ना गाय में, तो एआई के बाद में गाय में कई बार ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेटिस्टस ब्लीडिंग। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, देखो इधर तो हो गया क्वेश्चन और इधर हो गया आंसर, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बोलो गुरुजी बिल्कुल नहीं है। अब बेटा गाय में एग्जाम में सीधा पूछना जाएगा, गाय में हीट का लक्षण है,
तो ये चारों ऑप्शन मिल गए। तो इसमें क्या है, समलैंगिक व्यवहार की। एक गाय आपने देखा होगा गाँव में कॉमनली क्या होता है, एक गाय जब हीट में आती है तो दूसरी गाय पे चढ़ने लग जाती है, ठीक है, तो उसी को समलैंगिक व्यवहार बोलते हैं। भैंस के अंदर क्या होता है, भैंस के अंदर बेटा डोका बोलते हैं या डोकला कह देते हैं ना, कि डोकला कर लेती है भैंस, तो वो क्या है, एक हीट का लक्षण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीईटी, टेम्परेरी एंगोर्जमेंट ऑफ टीट, ठीक है, या डोका भी बोल देते हैं, डोकला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो बेटा देखो, अरे सारी चीज़ पता है आपको, गांव में सारी चीज़, इसको डोकला सबको पता है, बस इसको टीईटी बोल देते हैं, टेम्परेरी एंगोर्जमेंट ऑफ टीट बोल देते हैं। और साइलेंट हीट किससे संबंधित है, भैंस से संबंधित है। घोड़ी के अंदर बेटा क्लाइटोरिस का क्लाइटोरिस बार बार बाहर निकल के आएगी। घोड़ी क्या करेगी, जब भी हीट में होगी ना तो बार बार क्लाइटोरिस को दिखाएगी। तो क्या होगा इसका, क्लाइटोरिस का बार बार इरेक्शन होना, या फॉल हीट या स्प्लिट हीट किससे संबंधित है, तो बेटा फॉल किसके बच्चे को कहते हैं, घोड़ी के बच्चे को, इसलिए फॉल हीट किससे संबंधित हो गई, घोड़ी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुअरी में कौन कौन से तरीके हैं, तो सुअरी के अंदर बेटा ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और भी पूछा सकता है, सारे देखो सीधा लिख दिया मैंने कि इधर तो क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, इधर हो गया आंसर। मैंने एकदम बिल्कुल ऐसे लेके आया हूं आपके लिए पूरी गायनी इकट्ठी करके 2-3 क्लासों में, कि पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 10 दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है आपको। सुअरी में राइडिंग टेस्ट, बैक प्रेशर टेस्ट या लोडोसिस, क्या होता है ये, कि सुअरी के पीछे कमर पे अपन जोर देंगे ना, तो वैसे तो क्या होता है, जब हीट में नहीं होती तो भाग जाती है सुअरी, लेकिन हीट में होती है तो वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, इसलिए इसको राइडिंग टेस्ट, बैक प्रेशर टेस्ट या लोडोसिस बोल देते हैं। तो बोलो गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। अरे लाडलो, जितनी स्पीड से करेंगे ना उतनी ही अपनी सिलेबस पूरा कवर करना है अपने को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना, मेरा तो ये मानना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना है, ये तो तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारा एक बार रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, आपको दोबारा गाय नहीं, एक बार इसके अलावा साथ साथ देख लिया, इसके अलावा एक बार और देख लेना, भूल जाओ फिर टेंशन छोड़ ही दो आप। अब देखो अगला क्या है, मोनोस्ट्रस, ठीक है। मोनोस्ट्रस क्या होता है, मोनोस्ट्रस जानवर कौन सा होता है, कि बेटा वो जानवर जो सिर्फ एक बार मध्य चक्र में आए। तो कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि ऐसा जानवर जो एक ही बार आए, तो बेटा मोनो का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और आगे लिख रहा है ईस्ट्रस, तो एक बार ईस्ट्रस में कौन आती है, सिर्फ कुतिया आती है बेटा पूरे साल में, ठीक है। पोलीस्ट्रस, पोली का मतलब एक से ज्यादा बार, तो ऐसा जानवर जो दो या दो से अधिक बार आता है मध्य चक्र में, उसको बोल देते हैं पोलीस्ट्रस एनिमल बोल देते हैं। तो बेटा कौन कौन सा, गाय और सुअरी। गाय और सुअरी क्या है बेटा, पोलीस्ट्रस एनिमल है जो एक से ज्यादा बार आते हैं। तो गुरु जी भैंस भी तो आती है ना, तो लाड लो भैंस का भी बता दो, उसको भैंस को बोलते हैं अपन शॉर्ट डे ब्रीडर बोलते हैं, वो सीजनल पोलीस्ट्रस एनिमल है। तो बेटा सीजनल में क्या आता है, तो लॉन्ग डे, लॉन्ग डे मतलब क्या, जब दिन लंबे होते हैं, गर्मियों के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, गर्मियों का टाइम आ रही है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग डे ब्रीडर बोल देंगे। और शॉर्ट डे कब होते हैं, सर्दियों में होते हैं, तो उसको शॉर्ट डे ब्रीडर। तो घोड़ी और बिल्ली तो क्या होती है बेटा, लॉन्ग डे ब्रीडर है। ये एग्जाम्पल आते हैं इस क्वेश्चन में बेटा, कैसे आएगा क्वेश्चन, कि निम्न में से लॉन्ग डे ब्रीडर कौन सा जानवर है, तो कौन कौन सा है, घोड़ी और बिल्ली। म्याऊं म्याऊं क्या है बेटा, लॉन्ग डे ब्रीडर है। और शॉर्ट डे ब्रीडर बेटा भेड़, बकरी, भैंस और ऊँटनी। इस भैंस में तुम कंफ्यूजन मत हो जाना, भैंस को तुम पोलिस्टस एनिमल मत कर देना, अरे है तो पोलिस्टस ही है लेकिन शॉर्ट डे ब्रीडर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको में कंफ्यूजन मत हो जाना, गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को। बोले गुरुजी नहीं करेंगे, अरे तो लाड लो, मेरे को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरे को यही चाहिए। अगला क्या है बेटा, कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में खास बात है, ठीक है, जो अब कई लड़के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कैसे, अरे बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि निम्न इसका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का निर्माण कहाँ होता है, तो बेटा सब क्या कर देते हैं, पश्च पिट्यूटरी कर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, बेटा निर्माण तो होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है, और एकत्रित कहाँ होती है, पश्च पिट्यूटरी में। फिर इसीलिए तो मैं क्या कहता हूँ कि एकत्रित यहाँ हो रही है, तो फिर स्रावित भी क्या से होगी, पश्च पिट्यूटरी से स्रावित होगा। इसलिए कभी कभी अपन कह नहीं देते कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पश्च पिट्यूटरी से होता है, क्योंकि पश्च पिट्यूटरी में एकत्रित हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पश्च पिट्यूटरी के अंदर निर्मित भी हो रहा है, निर्माण तो कहाँ होता है इसका, हाइपोथैलेमस में। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन गलत आपको नहीं करना है लाड लो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज में नहीं होना आपको, ठीक है। बोले गुरुजी कतई नहीं होंगे, अरे तो लाड लो और क्या चाहिए ज्यादा। फिर आगे चलो भाई, हार्मोन। देखो हार्मोन में सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हार्मोनों की बात मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी है छोटी सी जगह में, ठीक है। तो पहला क्या है, एलएच हार्मोन। तो बेटा एलएच हार्मोन क्या काम कराएगा, अंडोत्सर्ग करवाएगा एक तो ये, और दूसरा क्या करेगा, जो नर में लेडिंग कोशिका है, लेडिंग सेल्स है,
उससे एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करवाएगा। देखो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्या हो गया पहला तो कि एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो कहाँ से होता है बेटा, लेडिंग सेल्स से, लेडिंग कोशिकाओं से। ठीक है, और दूसरा क्या, ये लेडिंग कोशिकाओं को स्रावित एंड्रोजन स्रावण के लिए कौन जिम्मेदार है, एलएच करवाता है। एलएच हार्मोन क्या करवाता है, लेडिंग सेल पे काम करके उससे एंड्रोजन स्रावित करवाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला दूसरी चीज कि एफएसएच। तो बेटा एफएसएच तो आपको सबको पता ही है कि फोलिकल का उद्दीपन करवाता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, एफएसएच का इंजेक्शन लगाते हैं। कब, अरे मल्टीपल ओव्यूलेशन के लिए, एक से ज्यादा अंडे अपने को क्या करवाना हो, बनाने हो, एक से ज्यादा अंडों का उद्दीपन करवाना हो। तो बेटा देखो सीधा ये तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन, और ये क्या हो गया आंसर। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, पूरी देखनी है, और फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको फास्ट फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अब स्लो का टाइम तो रहा ही नहीं। अब अपन इसको स्लो स्लो समझेंगे तो इतना टाइम दूसरी सब्जेक्ट को नहीं दे पाएंगे बेटा। अपनी को सारी सब्जेक्ट भी तो कवर करनी है, टाइम तो इतना ही बच रहा है। ठीक है, तो जो लाडला मेरे साथ साथ चल रहा है ना बेटा, वो तो टेंशन लेने की जरूरत उसको तो है ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ टेंशन क्या होती है। अगला क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो बेटा एक तो जो माँ का प्रेम होता है ना बच्चे के लिए, मातृत्व का गुण, वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही होता है। मुर्गियों में ब्रूडीनेस, ब्रूडीनेस क्या होता है, अरे मुर्गी अपने अंडे को दबा के बैठ जाती है ना अपने नीचे, उसके बाद दबा के बैठती है तभी तो उससे बच्चा निकलता है, तो उसको ब्रूडीनेस बोलते हैं। तो उसके लिए भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और तीसरा क्या होता है बेटा, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस और लैक्टोपाइसिस। ये तीनों किसके कारण होता है, ये तीनों का कार्य कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है बेटा। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, लैक्टोजेनेसिस हो गया दूध का बनना और स्रावित होना, दूध का निर्माण होना। जेनेसिस का मतलब होता है बेटा निर्माण होना, तो दूध का निर्माण होना को बोल देते हैं अपन लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा क्या है, लैक्टोपाइसिस, मतलब लैक्टेशन का प्रबंधन, कि एक बार पीक पे पहुंच गया ना दूध, फिर उस पीक पे पहुंचने में, जैसे मान लो भैंस एक बार 14 लीटर दूध तो देने लगी, लेकिन 14 लीटर दूध लंबे समय तक दे, उसको क्या बोलते हैं अपन, लैक्टोपाइसिस, कि क्या बोलते हैं, दूध का प्रबंधन। और तीसरा क्या है, मेमोजेनेसिस, मतलब स्तन ग्रंथियों का विकास, क्या बोल देते हैं अपन, मेमोजेनेसिस बोल देते हैं। तो बोले गुरुजी बिल्कुल फटाफट तरीके से आप बिल्कुल सही तरीके से समझाए बेटा। लाडलो तुम्हारा सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आपको फुल साथ देंगे भाई। ठीक है, कितनी मेहनत करनी पड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, चाहे आपको पूरा हर सब्जेक्ट आपको छोटे में समेट के देनी पड़े, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। अगला क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो ये तो आपको हर बच्चे को पता है, गर्भाशय में संकुचन करवाता है, और गर्भाशय में संकुचन करने वाली दवाइयों क्या बोलते हैं अपने, इकबोलिक बोलते हैं बेटा। ये अपने क्वेश्चन, जो जिस बच्चे ने अपनी क्वेश्चंस करे हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, उनको पता है ये बात। और मिल्क लेट डाउन का कार्य करती है, दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन, ये सबको पता है भाई। लेकिन बेटा एक हार्मोन ऐसा भी है जिसको मिल्क होल्डिंग अप कहते हैं, कि वो हार्मोन लगा दिया ना तो फिर दूध निकलेगा ही नहीं, दूध नीचे नहीं आएगा। तो ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन तो सबको पता है, लेकिन मिल्क होल्डिंग हार्मोन किसी को नहीं पता। अब बोले गुरुजी मेरे को पता है, यार तो लाडले तू तो बहुत प्यारा है ना फिर। तो इसलिए ये एपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, ये क्या करता है, दूध को निकलने नहीं देता, दूध को नीचे उतरने नहीं देता, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन बोलते हैं इसको। बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्या है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, पहली बात तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये है आंसर। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये देखो आंसर लिखा हुआ, ग्राफियन फोलिका की थीका इंटरना कोशिकाओं से। ठीक है, जो ग्राफियन फोलिकल बन रहा है ना, अंडा बन रहा है, उसकी जो सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या है, थीका इंटरना कोशिका, उनसे होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, कि ये हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते कि हीट के लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन सा है, तो वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण की स्तन ग्रंथियों का विकास होना, दुग्ध का निर्माण होना है, ये सारे क्या हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो इनके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन। और मेमरी ग्लैंड में देखो, मेमरी ग्लैंड में 2 चीजें होती है, एक तो डक्ट सिस्टम होता है, एक एल्वियोलर सिस्टम होता है। तो बेटा इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लेकिन जिसने ये पढ़ लिया ना वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये चीजें अब लास्ट तक याद रह जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या, कि जो मेमरी ग्लैंड में डक्ट सिस्टम है ना, उसका निर्माण तो किसकी, उसका ग्रोथ है वो कौन करवाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो एल्वियोलर सिस्टम है मेमरी ग्लैंड का, उसको कौन करवाता है विकास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो दोनों में फर्क है, डक्ट सिस्टम का निर्माण तो कौन कर रहा है, सही कह रहे हो, एस्ट्रोजन। और एल्वियोलर सिस्टम कौन करवा रहा है,
सही कह रहे हो लाडलो, प्रोजेस्टेरोन, अरे जब भी तो कर रहा हूँ, साथ साथ चल रहे हैं मेरे लाडले, अब तुम्हें कोई रोक सकता नहीं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किससे होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बेटा ये देखो, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास छोड़ दी ना, ठीक है, वो बाद में पछताएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसको पूरा एंड तक देखना है लाडलो। और अपने दोस्त, जो भी अपना जिगरा जिसको आप मानते हो कि ये मेरा भाई है, इसका मेरे साथ साथ सिलेक्शन होना चाहिए, उसके साथ भी शेयर करनी है। अरे हमें तो प्यार बरसाना है, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना सा तो आपका भी फर्ज बनता है लाडलो। ठीक है, इतना सा प्यार देने का तो फर्ज बनता है आपका, इसीलिए हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को देखो गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं, सबको पता है आपको। ठीक है, अगला क्या है, ये देखो मैंने क्वेश्चन आपको पिछली बार जो क्वेश्चन करवाए थे आपको पिछली वीडियो में, उसमें आया था कि प्रसव के दौरान पेल्विक कैविटी का ढीला होना या पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स का ढीला होना किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ये देखो इसका आंसर रहा रिलैक्सिन। तो बेटा इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर देगा, देखो नाम इससे पता लग रहा है, रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स कर देगा मतलब ढीला कर देगा, किसको, प्रसव के टाइम होगा तभी तो रिलैक्स करने की जरूरत है, तभी तो बच्चा बाहर आएगा, इसलिए रिलैक्सिन काम समझ गए आप। अगला क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। इसका क्या काम है बेटा, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, बोलो गुरुजी सही कह रहे हो। पहली बात तो क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित किससे होता है, तो अभी तो बताया था, वो एंड्रोजन हार्मोन इसी टेस्टोस्टेरोन को ही बोलते हैं। इस एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन में आपको कंफ्यूजन में नहीं आना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है, लेडिंग कोशिकाओं से, जो वृषण के अंदर लेडिंग कोशिकाएं होती है ना, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। अगर पूछ लेना, देखो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एंड्रोजन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, एंड्रोजन, तो वो भी कहां से होता है लाडलो, वो भी लेडिंग कोशिकाओं से, इसी टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन बोलते हैं। और जो बेटा मादा में तो क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है द्वितीय लिंगी लक्षणों के लिए, लेकिन नर में द्वितीय लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन, और ये शुक्र जनन में मदद करता है। बोलो गुरुजी, ये बात तो हमें पता थी, और अब हमारी रिवीजन हो गई, अब तो हमारे जहन में बैठ गई, अब तो इस क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं करेंगे। अरे तो लाडलो मजा आ जाएगा फिर तो। अब अगला क्या है बेटा, अपना हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। अब ये निकलता क्या है, जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है बेटा, ये गर्भाशय का संकुचन करवाता है, और गर्भाशय का संकुचन करवाने वाली ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, अरे मेरे प्यारो सही कह रहे हो, इकबोलिक बोलते हैं बेटा। एग्जाम में पूछ लेंगे कि इकबोलिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसी औषधि जो गर्भाशय का संकुचन बढ़ाती हैं, तो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाती है, ऑक्सीटोसिन भी गर्भाशय का संकुचन बढ़ाती है, दोनों बढ़ाती हैं, तो दोनों इकबोलिक की तरह काम करेंगी। ये क्या करेगा और काम, कि जो कार्पस ल्यूटियम है ना, उसको नष्ट कर देगा। कार्पस ल्यूटियम, तो बेटा कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने वाला हार्मोन या कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कह दोगे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही। अगला क्या बेटा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है इन दोनों क्वेश्चनों में। कैसे बेटा, एचसीजी हार्मोन किसकी तरह कार्य करता है, तो बेटा ये एलएच की तरह कार्य करता है। एलएच की तरह कार्य, एलएच क्या कार्य करता है, अंडोत्सर्ग करवाने का, तो ये बेटा अंडोत्सर्ग में मदद करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं इस हार्मोन को। ठीक है, दूसरा क्या है, ईसीजी या पीएमएसजी। ठीक है, ईसीजी हार्मोन बोलेंगे या पीएमएसजी। पहली बात देखो, दो चीजें आती हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि ये ईसीजी और पीएमएसजी हार्मोन स्रावित कहां से होता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, पीएमएसजी फुल फॉर्म क्या है, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। ये बेटा घोड़ी की प्लेसेंटा है ना, अपरा है ना घोड़ी का, उससे निकलता है। घोड़ी के अपरा में एक एंडोमेट्रियल कप नाम की संरचना होती है। ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम कप से स्रावित होता है बेटा क्या, पीएमएसजी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, कि ये किसकी तरह कार्य करता है मुख्यतः, तो बेटा ये एफएसएच की तरह कार्य करता है। एफएसएच का क्या काम था, अरे सही कह रहे हो लाडलो, क्या, फोलिकल का उद्दीपन करवाना। ठीक है, तो फोलिकल का उद्दीपन कौन करवाता है, एफएसएच। तो ईसीजी और पीएमएसजी किसकी तरह काम करता है, एफएसएच की तरह, तो मतलब ये भी क्या करवाता है, फोलिकल का उद्दीपन करवाता है। तो बताओ आ गया समझ में। बोलो गुरुजी बहुत फास्ट चल रहे हो, अरे लाडलो फटाफट करेंगे ना। इस वीडियो को तुम 2 बार देख लेना, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत ही जल्दी कवर करवा दिया, तो एक बार देख लोगे ना तो बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी, दूसरी बार देख लो तो बिल्कुल तुम भूल सकते नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने ध्यान से साथ साथ चल गए ना, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, या इसको एक बार देख के रिवीजन मार दोगे ना भाई साहब, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका कहीं से।
ठीक है। और हमारी तो कोशिश ही है, हमें तो खुशी जब होगी जब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा अपरा और प्लेसेंटा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, विलाई के आधार पर क्या करते हैं, कौन कौन से प्लेसेंटा होते हैं। देखो सीधा ये तो क्या हो गया क्वेश्चन, और ये हो गए इसके आंसर। तो कैसा, कोटिलिडनरी टाइप का अपरा, जिसमें जिसमें कोटिलिडोन पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा अपरा किसमें मिलेगा, रूमंथी जानवरों में, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। तो इनके अंदर कैसा मिलेगा, कोटिलिडनरी टाइप का प्लेसेंटा मिलेगा। बोले ठीक है गुरुजी। और तो बेटा अगली बात क्या है कि दूसरी चीज क्या आ गई, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, ठीक है, कि वो पूरा का पूरा प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए तो डिफ्यूज का मतलब फैला हुआ। तो बेटा घोड़ी के अंदर, सुअरी के अंदर, ऊँटनी के अंदर, इन तीनों के अंदर डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा मिलता है। और बेटा एग्जाम में सीधा का सीधा ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आएगा कि या तो पूछ लेंगे घोड़ी में किस प्रकार का प्लेसेंटा मिलता है, या पूछ लेंगे कि डिफ्यूज प्लेसेंटा किन किन जानवरों में मिलता है। ये सेम भाई भाई हो गए, सेम ही टाइप की बात हो गई। अगली चीज क्या है कि जोनरी प्लेसेंटा, ठीक है, वो किस में होता है, कुतिया और बिल्ली में, ठीक है। और डिस्कोइडल मतलब डिस्क के जैसा, अपनी सीडी ड्राइव आती थी ना पहले, अपने फिल्म देखते थे, उस डिस्क जैसा होता है, इसलिए इसको डिस्कोइड बोलते हैं ना। ये होता है ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी, मनुष्य के अंदर, मादाओं में, और जो बंदर है मंकी है उसके अंदर भी कैसा होता है, डिस्कोइडल टाइप का प्लेसेंटा होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से। और फिर कह देंगे कि गुरुजी आपने बताया नहीं था, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो अभी बता देता हूँ भाई, बाद में मत कहना कि क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में क्वेश्चन गलत हो गया तो ये हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अगला क्या है बेटा, हिस्टोलॉजी के आधार पर। देखो एक तरीके से वर्गीकरण हो गया, दूसरा क्या कैसे आ सकता है क्वेश्चन, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा किसके अंदर पाया जाता है। तो बेटा किसके अंदर पाया जाता है, रूमंथी जानवरों में, ठीक है। और अरे बेटा कोटिलिडनरी प्लेसेंटा भी रूमंथी में पाया जाता है। अगला पूछ लिया अगर एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है। तो देखो ये इधर तो क्वेश्चन हो गया, तुम जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आंसर भी साथ चल रहे हैं आपके, ठीक है, थ्योरी भी साथ चल रही है, क्वेश्चन भी साथ चल रहे हैं, दोनों आपके साथ चल रहे हैं, ये मान लो तुम तो, ठीक है। रिवीजन भी हो रहा है आपका और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं। तो बेटा घोड़ी, सुअरी और ऊंटनी, इसमें एपिथीलियोकोरियल नाम का प्लेसेंटा पाया जाता है। अगला क्या है, एंडोथीलियोकोरियल, कुतिया और बिल्ली में बेटा एंडोथीलियोकोरियल नाम का प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। अब बेटा इससे ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे ना तो फिर तो क्या वो थोड़ी वाला सिस्टम हो जाएगा। अब ऐसा टाइम रहा नहीं, अब तो अपने को क्विक रिविजन की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। अब जो बच्चा है ना इतना टाइम लगा रहा है ना, तो समझ लो वो पीछे रह रहा है बाकियों से, क्योंकि अब तो जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा, ठीक है, ढंग से सिस्टम से स्टडी करेगा ना, उसी का सिलेक्शन होगा भाई। ये बात तो तुम मान के चलना इस बात को, तो कि जो फटाफट और क्विक स्टडी करेगा, ठीक है, ज्यादा बार रिवीजन करेगा, चीजों को ज्यादा बार पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन पक्का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एब्डोमिनल ब्लोटमेंट के द्वारा अपन गर्भ परीक्षण किन जानवरों में करते हैं। तो ये बेटा पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने की इसकी उम्मीद है। किसके अंदर, भेड़ और बकरी के अंदर। अपन पेट के ऊपर हाथ लगा के थोड़ा पेट को दबा के पता कर लेते हैं कि इसमें प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो भेड़ और बकरी के अंदर एब्डोमिनल ब्लोटमेंट विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, गर्भ परीक्षण करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बेटा, ये दो टेस्ट होते हैं, एक तो एजेड टेस्ट और दूसरा क्या होता है, क्यूबोनी टेस्ट। तो बेटा इसके अंदर एजेड टेस्ट में तो अपने खरगोश या कोई जीव का उपयोग में लेते हैं, ठीक है, कोई जीव का अपन ये टेस्ट करने के लिए उस जीव का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, जैविक। और इसके अंदर क्यूबोनी टेस्ट में क्या है, इसमें अपन कोई रसायन उपयोग में लेंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रासायनिक तरीका। अब बेटा एजेड टेस्ट में अपन कौन सा हार्मोन चेक करते हैं, एग्जाम में सीधा पूछ लिया कि एजेड टेस्ट में कौन सा हार्मोन का पता लगाते हैं, तो पीएमएसजी हार्मोन का अपन पता लगाते हैं। जबकि क्यूबोनी टेस्ट में ईस्ट्रोजन हार्मोन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसीलिए ये दो ही चीज़ें इसके बारे में जो खास थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसका ये वर्गीकरण यहाँ पे लिखा है। आगे क्या है, आगे ऊँटनी में गर्भ परीक्षण। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊँटनी के अंदर गर्भ परीक्षण कैसे करते हैं। तो ऊँटनी में गर्भ परीक्षण के तरीके कौन से हो गए बेटा, कोकिंग ऑफ टेल और रेक्टल पाल्पेशन, ये दो विधि हैं जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, ऊँटनी में गर्भ परीक्षण करेंगे। बोले गुरुजी कोकिंग ऑफ टेल क्या होता है। अरे बेटा ऊँट क्या करता है, ऊँट का जैसे ऊँट मादा के संपर्क में आता है, ठीक है, तो मादा क्या करती है, अपनी पूंछ ऊपर उठा लेती है, इसको कोकिंग ऑफ टेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये गर्भ परीक्षण की विधि है, मतलब वो क्या है, पूंछ उठा लिया ना वो, तो मतलब वो प्रेग्नेंट है, वैसे पूंछ नहीं उठाती। और बेटा ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आपके मैंने टेस्ट आपको जो पेपर बताया था उसके अंदर आपको समझाया था कि
उसके अंदर स्टिल बर्थ का क्वेश्चन दे रखा था, तो मैंने आपको स्टिल बर्थ, अबॉर्शन, प्री मेच्योर बर्थ, इसके बारे में और बर्थ, इनके बारे में मैंने आपको सारों के बारे में बताया था। इसलिए तो मैं कह रहा ना क्वेश्चन सारे करने हैं बेटा, आपको जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं ना आपको, वो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। अगर आप क्वेश्चन साथ साथ करते रहोगे ना, तो ऐसे मान लो आपकी बहुत सारी थ्योरी तो क्वेश्चन के साथ साथ ही कवर हो जाएगी। अब लास्ट टाइम में मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ साथ कवर हों, आपको भागना नहीं पड़े। तो अब अगला क्या है, अबॉर्शन। बेटा क्या है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही मृत भ्रूण। देखो क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ना है, क्योंकि अगर जल्दीबाजी के चक्कर में आपने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो फिर धोखे आएंगे पूरी जिंदगी। और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो मतलब 500 रैंक पीछे चले गए आप। ठीक है, तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत बच्चा बाहर निकल जाएगा, उसको अबॉर्शन बोल देंगे। गर्भकाल पूर्ण होने के बाद मृत बच्चा बाहर निकलेगा, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। और गर्भकाल पूरा होने से पहले जीवित बच्चा बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ। इन तीनों में कंफ्यूजन क्लियर है बेटा? बोले गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। तो अब चलो, अब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मुख्य संक्रामक कारक कौन से जीव, मतलब गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन कौन सा होता है, किस किस जानवर के अंदर? तो बेटा देखो, गाय और भैंस के अंदर मुख्य रूप से गर्भपात कौन करवाता है? ब्रुसेला अबोर्टस करवाता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ही देखो, ये तो आंसर क्वेश्चन हो गया और ये हो गया आंसर कि गाय और भैंस में मुख्य संक्रामक कारक कौन सा है जो गर्भपात करवाता है? तो ब्रुसेला अबोर्टस मुख्य कारक है, मेनली ये अबॉर्शन करवाता है। घोड़ी में इक्वाइन हर्पीज वायरस, ये क्या करवाता है? इक्वाइन हर्पीज वायरस क्या करवाएगा? अबॉर्शन करवा देता है घोड़ी में। देखो इक्वाइन आ रहा है ना, तो इसको तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वाइन आ रहा है। इक्वाइन किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं, तो इसलिए इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्या है, भेड़ बकरी, इसमें क्या है? कैम्पाइलोबैक्टर फीटस, ये मुख्य कारक है। ऊंटनी के अंदर, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली आपकी जो क्वेश्चन करवाए थे ना उस वीडियो में, उसमें ढाल रखा था। तभी तो मैं कहता हूँ कि जो उसने क्वेश्चन किए हैं ना पिछली वीडियो में, उसके ऐसे मान लो कि 10 से 15% तो सिलेबस वैसे ही रिवाइज हो गया, क्योंकि अपन ने ऑप्शन को भी डिस्कस किया था। तो ऊंटनी के अंदर जो सर्रा डिजीज होता है ना, किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनोसोमा इवांसाई की वजह से। तो ये मुख्य कारक है जो अब गर्भपात का ऊंटनी के अंदर। सुअरी में लेप्टोस्पायरा मुख्य कारक है। और देखो कुतिया के अंदर गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन सा है? ब्रुसेला कैनिस। तो इसमें गाय भैंस में तो ब्रुसेला अबोर्टस है और कुतिया में ब्रुसेला कैनिस है। तो देखो बेटा, कैनिस किसके लिए काम में लेते हैं? अपन कुत्ते के लिए काम में लेते हैं। तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ब्रुसेला कैनिस आएगा, ब्रुसेला अबोर्टस आएगा। ब्रुसेला अबोर्टस गाय भैंस में आएगा, कैनिस आ जाए ना तो आप समझ जाओगे कि किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, कुतिया की बात कर रहे हैं। तो बोलो गुरुजी बिल्कुल समझ जाएंगे। अब क्या बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है कि गर्भपात का समय किस संक्रामक कारक की वजह से गर्भपात कब होगा? अगर ट्राइकोमोनास फीटस है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, ट्राइकोमोनास फीटस के वजह से गर्भपात कब होता है? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेटा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो क्या है? ट्राइकोमोनास फीटस की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के में, मतलब 2 से 4 महीने की जब गैपिन होती है भैंस गाय, तब अबॉर्शन हो जाता है। अगर आ जाए कैम्पाइलोबैक्टर फीटस तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस होता है ना। अरे अभी तो आपको बताया था कैम्पाइलोबैक्टर फीटस के बारे में। ठीक है, तो कैम्पाइलोबैक्टर फीटस की वजह से भेड़ों और बकरी के अंदर मुख्य रूप से क्या करवाता है? ये अबॉर्शन करवाता है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाएगा ये। तो क्या? ब्रुसेला, माइकोबैक्टीरियम, लेप्टोस्पायरा और लिस्टीरिया, ये क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या कराएंगे? अबॉर्शन करवाएंगे। मतलब 7-8 महीने की जब गाय भैंस प्रेग्नेंट होगी ना, उस टाइम क्या करवा देंगे? ये अबॉर्शन करवा देंगे। तो देखो लेप्टोस्पायरा अभी तो बताया था ना आपको, सुअरी के अंदर मुख्य रूप से गर्भपात करवाता है। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IBR, ये तो सभी ट्राइमेस्टरों में, मतलब कभी भी करवा सकता है गर्भपात, कभी भी अबॉर्शन करवा सकता है। पहले महीने से लेके जब तक भैंस ब्याएगी, गाय ब्याएगी, तब तक कभी भी जब भी इसका संक्रमण हो जाएगा उसी टाइम ये अबॉर्शन करवा देगा। तो ये तो भाई साहब खेल इसका तो निराला है। चलो भाई लाड लो, अगला चलते हैं अपन प्रसव की अवस्थाएं की बात करते हैं कि प्रथम अवस्था। ये देखो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा बेटा कि प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रसव की प्रथम अवस्था में क्या होता है? ऑप्शन में मिल जाएगा आपको सर्विक्स का फैलाव। देखो सबसे पहले तो क्या होगा बेटा? सर्विक्स फैलेगी, फिर सर्विक्स फैल जाएगी तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो दूसरी अवस्था में, द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा? बच्चे का बाहर आना। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो मैं कह रहा हूँ ना बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और मैक्सिमम लड़कों के क्वेश्चन वो गलत होंगे, और उसी की वजह से, उन्हीं क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो बेटा बहुत पिछड़ जाएंगे, रैंक में बहुत सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो किसी से ठीक नहीं हो वो आपको ठीक करने हैं। जैसे कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, प्रसव की अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था कौन सी है बेटा, ये द्वितीय अवस्था है ना, ये सबसे छोटी अवस्था है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। और तीसरी अवस्था क्या है, जेर का गिरना, भाई बच्चा हो जाएगा उसके बाद में क्या गिरती है, जेर गिरती है, तो जेर का गिरना या गर्भाशय का सामान्य अवस्था में आना, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये तीसरी अवस्था है। तो बेटा अगर एग्जाम में पूछ लेंगे सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो आपको अगर ऑप्शन में चौथी अवस्था मिलती है लिखा हुआ, क्योंकि अपन ने तीन ही लिख रखी है यहाँ तो, ठीक है, एक चौथी अवस्था कई बार क्या करते हैं, जो गर्भाशय का पुनः सामान्य अवस्था में आना या इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को चौथी अवस्था मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में चौथी अवस्था दे रखे हो तब तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी अवस्था पूछ ले और ऑप्शन में चौथी दे रखी हो तो आपको चौथा टिक लगाना है। अगर चौथी अवस्था ऑप्शन में नहीं दे रखी हो तो आपको तीसरी अवस्था पे टिक लगा देना है कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है। बोलो गुरुजी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है, अब हमारा आगे बता दो आप। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि प्रसव के लिए, प्रसव के जब होता है उस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो जाएगा कम, क्योंकि कार्पस ल्यूटेम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और प्रोजेस्टेरोन स्रावित किससे होता है, कार्पस ल्यूटेम स्रावित होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन तो जाएगा कम, और ईस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और पीजिएप्टोल हार्मोन क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेटा ऐसे हार्मोन बढ़ाने हैं जो क्या करे, सर्विक्स को फैला दे, है गर्भाशय के संकुचन बढ़ा दे, संकुचन बढ़ेंगे तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन और पीजीएफ्टल तो आपको पता ही एक बोली की तरह काम करते हैं, एक बोली क्या होता है जो गर्भाशय का संकुचन बढ़ा देता है। एक क्या बेटा, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो बेटा कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, देखो मैंने क्वेश्चन की वाइज में पूरी थ्योरी लिख रखी है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उसी तरीके से मैंने पूरी को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ढंग से बैठ के पूरी मेहनत से पूरे नोट्सों को बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से पूरा अपना टाइम लगा के तैयार किए, ताकि मेरे लाडलों के क्वेश्चन गलत नहीं हो, उनको क्वेश्चन की तरीके से मैं शॉर्ट तरीके से उनका रिवीजन करवा सकूं, फटाफट वो अपना रिवीजन कर पाए। इसलिए बेटा आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ, जिन जिन को तुम अपना अच्छा दोस्त मानते हो उनके साथ कम से कम आपको वो देखे ना देखे, क्योंकि जो नहीं देखेगा वो खुद पछताएगा, देखेगा जो क्या है उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट करके तो जरूर बताना आपको ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, उसमें क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है बेटा। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, बच्चा जैसे बाहर आने वाले होता है ना, तो जैसे बच्चा सर्विक्स में आता है तो ऑक्सीटोसिन की खूब सारी मात्रा स्रावित होती है। तो बेटा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगला क्या है कि जो भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति या सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो बेटा भ्रूण की सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होती है, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। कि सामान्य, क्योंकि बेटा असामान्य जो बाकी बच गई ना, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, और तीसरी कौन सी होती है, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, ये क्या होती है, सामान्य नहीं होती, ये अब नॉर्मल है। नॉर्मल कौन सी है, एंटीरियो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति या सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सी है, यह आ जाएगा गाय और भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सी होती है। तो बेटा ये एक ही बात है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो बेटा देखो मैंने सेम क्वेश्चन वाइज तरीके से आपकी पूरी की पूरी थ्योरी को कवर कर लिया, ठीक है। तो दोनों काम हो रहे हैं। अगर सामान्य आसन पूछ ले, सामान्य पोजीशन पूछ ले भ्रूण की, तो बेटा कौन सी होती है, डोर्सो सैक्रल, मतलब जो बच्चा है, भ्रूण है, उसकी पीठ किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, डोर्सल साइड में। डोर्सल साइड कौन सी होती है बेटा, ऊपर की तरफ, है ना। तीसरा क्या होती है, पोस्चर। पोस्चर कैसी होती है कि दोनों अग्रपाद सीधे होते हैं और जो बच्चा है उसका मुंह दोनों अग्रपाद के ऊपर रखा हुआ रहता है, तो वो क्या हो गई, सामान्य पोस्चर हो गई। अब बेटा अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक अपना क्या है बेटा, कि प्रसव में अवरोध या बाधा आना, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रसव में अवरोध आ जाए तो बेटा, प्रसव में अवरोध आ गया उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा डिस्टो, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अगली कंडीशन डिस्टो क्या हो गई। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रसव में अवरोध या बाधा का आना क्या कहलाता है, तो आप गलत करोगे क्या, अरे कतई नहीं करोगे, मेरे को पता ही है, इसको बोलते हैं अपन डिस्टोकिया,
बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर क्या है कि यूट्राइन इनर्शिया। देखो पहली बात तो क्या है, ये इसकी एग्जाम में किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि गर्भाशय का शिथिल पड़ जाना या प्रसव के समय गर्भाशय का थक जाना क्या कहलाता है। तो पहला चीज तो ये हो गया, तो क्या कहलाता है, यूट्राइन इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, जब प्रसव के दौरान गर्भाशय थक जाए या शिथिल पड़ जाए। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्राइन इनर्शिया डिस्ट्रोफिया का मुख्य कारक किस जानवर के अंदर है। तो बेटा सुअरी है ना, उसके अंदर डिस्ट्रोफिया का सबसे मेन कारण है ना, मुख्य कारण वो यूट्राइन इनर्शिया ही है। सुअरी के अंदर क्या होता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, उसका गर्भाशय शिथिल पड़ जाता है, सुअरी थक जाती है। ठीक है, अगला क्या है इसके बाद में बेटा क्या है अगला कि यूट्राइन टोर्सन। यूट्राइन टोर्सन क्या होता है बेटा कि गर्भाशय का अपनी लंबवत अक्ष पर घूम जाना। गर्भाशय क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, टोर्सन। और ये भैंस के अंदर क्या है, टोर्सन, जो यूट्राइन टोर्सन है ना वो भैंस के अंदर मुख्य कारक है किसका, डिस्ट्रोफिया का। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा आपका कि भैंस में डिस्ट्रोफिया का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन में क्या करना आपको, यूट्राइन टोर्सन मुख्य कारण है। या पूछ लिया गर्भाशय का अपनी लंबवत अक्ष पर घूम जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूट्राइन टोर्सन ही बोलते हैं। अब देखो यूट्राइन टोर्सन को अपन यहीं कवर कर लेते हैं। कैसे कि यूट्राइन टोर्सन मेनली कॉमन किस किस जानवर के अंदर होता है। तो बेटा गाय भैंस के अंदर बहुत ही कॉमन होता है। गाय भैंस के अंदर क्या होता है, उनका पेट बहुत बड़ा होता है, बड़ी साइज का होता है, इसी वजह से क्या होता है, गर्भाशय आराम से घूम जाता है। ठीक है, और गाय और भैंस में भी अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो भैंस में सबसे ज़्यादा होता है यूट्राइन टोर्सन, क्योंकि भैंस का पेट भी चौड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है कैटल बफेलो में। और अगर इन दोनों में भी सब पूछ लें कि इन दोनों में भी सब ज़्यादा किस में होता है, तो बफेलो में उससे ज़्यादा होता है। और रेयर किस में होता है, तो घोड़ी के अंदर, कुतिया के अंदर और बिल्ली के अंदर बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, इसमें कॉमनली नहीं पाया जाता। अगला कि बेटा दायां यूट्राइन टोर्सन यानी कि राइट यूट्राइन टोर्सन ज़्यादा होता है या लेफ्ट यूट्राइन टोर्सन ज़्यादा होता है। तो बेटा राइट यूट्राइन टोर्सन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड में रूमन पाया जाता है ना, तो रूमन तो घूमने ही नहीं देगा। एक तरीके से कह सकते हैं बेटा लेफ्ट साइड में तो आड़ लग गई, लेफ्ट साइड में तो यूट्रस घूम ही नहीं पाएगा, तो जगह कहाँ खाली पड़ी है, राइट साइड में पड़ी है, तो यूट्रस कहाँ घूमेगा, राइट साइड में घूमेगा, इसलिए दायां यूट्राइन टोर्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, और पोस्ट सर्वाइकल और प्री सर्वाइकल, इनमें ज़्यादा टोर्सन कौन सा होता है, तो बेटा पोस्ट सर्वाइकल जो टोर्सन होता है, पोस्ट मतलब कहाँ, सर्विक्स से पीछे, वल्वा की साइड, वेजाइना की साइड अगर टोर्सन हो रहा है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट सर्वाइकल, तो वो ज़्यादा होता है। सर्विक्स के आगे गर्भाशय की साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्री सर्वाइकल, तो बेटा वो कम होता है। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा हो गया, पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन। अब क्या लाड लो कि इसका उपचार क्या है, तो या तो अपन क्या करेंगे, जानवर को पलट देंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेफर्स मेथड बोलते हैं, या उसके ऊपर पट्टा धर के उसको घुमा दिया तो उसको बोल देंगे मॉडिफाइड सेफर्स मेथड। ठीक है, तो आपको या तो ऑप्शन में मिलेगा जानवर को पलटकर या रोटेशन ऑफ एनिमल, या आपको ऑप्शन मिलेगा सेफर्स मेथड या मॉडिफाइड सेफर्स मेथड। ये भी क्या है, ये भी टोर्सन को ठीक करने के तरीके ही हैं। अगला क्या है, लेप्रोटोमी। इसमें क्या करते हैं अपन, पेट पे चीरा लगा के और फिर गर्भाशय को घुमा के ठीक कर लेते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन क्या है, अरे बच्चे को चीरा लगाकर बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया, सिजेरियन सेक्शन हो गया। तो बेटा यहां तक की गायनी आज देखो आपको फटाफट मैंने इसीलिए रिवीजन करवाया। कुछ लाडले कहेंगे गुरुजी कोई मतलब नहीं रहा इस क्लास का, तो आपने फटाफट रिवीजन करवाया है। अरे मेरे लाडलो इतना फटाफट तो आप भी नहीं कर पाते। अगर ध्यान से ये जितनी देरी क्लासेस ने आपने ध्यान से पढ़ा है ना, बिल्कुल दिमाग उस टाइम कंसंट्रेट करके, तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसको देख के जिस बंदे ने एक बार पेपर गायनी का पढ़ लिया उसका 8 के 8 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि बेटा गायनी ऐसी सब्जेक्ट है उसमें एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो ऐसे मान लो जिसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, मतलब वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपने को। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया अपन ने, फटाफट आपको रिवीजन करवाया और क्वेश्चन की तरह करवाया रिवीजन, कि देखो इसमें मैंने पूरी चीजों को एकदम संक्षिप्त तरीके से मेहनत करके बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से लिख के लाया हूं आपके लिए, कि इधर क्वेश्चन इधर आंसर। तो क्वेश्चन के क्वेश्चन टाइप में बन रहा है सारा सिस्टम, कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। ठीक है, तो लाडलो
चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे बेटा हमें मेहनत करने का मजा तभी आता है। फिर भी हम तो आपके लिए मेहनत करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे लाडलों के सारे क्वेश्चन जितना हमसे बन पाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हो और हम उनके साथ मेहनत करें, उनका सिलेक्शन करने में योगदान करें। अरे जब सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई तो आप बाद में खिला देना, ठीक है लाडलो, फिलहाल क्या करो आप मेहनत करो। तो आगे की जो अपना चैप्टर बच गया वो 2 क्लासों के अंदर आपको पूरा गायनी कवर करवा देंगे, उससे बाहर आपको चाहे बेशक आप पढ़ो ही मत, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, यहां तक आपको इसको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको दोबारा वो चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए भाई हम हमेशा तैयार हैं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू भाई।